नमस्कार स्टूडेंट, चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के सेशन को, जिसमें हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जो कि अभी तक का लेटेस्ट है और इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें क्योंकि इसी एडिशन के हिसाब से सीक्वेंस है। हम जो भी सेंटेंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं उनको पीडीएफ की फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर मिल जाएगा। जो सेंटेंस हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 61 से 65 तक, जो कि इस एडिशन के हिसाब से ये सीक्वेंस है, वो ये सेंटेंस एसएससी, सीए, पीएफएस, एएसआई एंड दिल्ली पुलिस एसआई शिफ्ट 2 3 जुलाई 2017 वाले एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप इस एग्जाम के नाम और इस डेट के हिसाब से भी इन सेंटेंसेस को अपने वाले एडिशन में, अपनी वाली बुक में ढूंढ सकते हैं। ये लिखा हुआ आपके सामने इस वीडियो का पहला सेंटेंस जो कि 61वां सेंटेंस है। इस एडिशन के हिसाब से क्या लिखा हुआ है? नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर ऑल्सो फाइंड हर सेल्फिश। हमारी अप्रोच आपको पता है, हम यहाँ पर सेंटेंसेस का एक तरीके से सिंटैक्टिकली ऑपरेशन करते हैं। हम एनालाइज करते हैं कि जो वर्ड सेंटेंस में लिखे हुए हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, वो किस फंक्शन में है, किस पार्ट ऑफ स्पीच में उन्हें होना चाहिए और वो सेंटेंस की स्ट्रक्चर को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में, किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। ये एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है नॉट ओनली, उसके बाद एक नाउन फ्रेज लिखी हुई है, ये एक नाउन फ्रेज है। उसके बाद लिखा हुआ है बट इवन। बट एक कंजंक्शन होता है और इवन जो है इसको एक एडवर्ब या इसको एक एम्फेसाइजर कंसीडर किया जा सकता है। एम्फेसाइजर जब ये होता है तो डिटर्मिनर के फंक्शन में भी आ जाता है। उसके बाद एक और नाउन फ्रेज यहाँ पर लिखी हुई है। एक तरीके से दो नाउन फ्रेज को जोड़ने के लिए हमने एक कंजंक्शन लगाया हुआ है, लेकिन ये कंजंक्शन कोई सिंगल वर्ड नहीं है, ये एक मल्टी वर्ड कंजंक्शन है। ये पूरी कहूँ तो मैं इसको एक कंजंक्शन फ्रेज है और ये पूरे इसी कॉम्बिनेशन में आपको जो है ग्रामर में देखने को मिलेगी, सेंटेंसेस में देखने को मिलेगी। और ये कॉम्बिनेशन क्या है? नॉट ओनली बट इवन। जरा इस स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं कि नॉट ओनली बट इवन का फंक्शन क्या है, वो किस तरह से काम करता है, किस तरह की स्ट्रक्चर को जनरेट करता है, किस तरह की मीनिंग को कन्वे करता है, उसका ओवरऑल फंक्शन क्या है, क्यों लिखा है हमने उसे सेंटेंस में। तो ये लिखा आपके सामने नॉट ओनली। यहां पर देखिए कुछ लिखा होगा जिसको भी जोड़ा जा रहा होगा और यहाँ पर वो कंजंक्शन लिखा है जिसके द्वारा जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर एम्फेसाइज करने के लिए एक डिटर्मिनर इसको या एडवर्ब कंसीडर कर सकता है, नॉट ओनली बट इवन, फिर यहाँ पर कुछ लिखा होगा। इसी तरह से ये नॉट ओनली बट इवन तो आपने कम ही देखा होगा। ज्यादा मोस्ट कॉमन जो फ्रेज है इससे रिलेटेड वह नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये आपने ज्यादातर सेंटेंस में लिखा हुआ देखा होगा या मोस्टली आपके सामने ये वाली फ्रेज आई होगी, नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखिए, जो दोनों के दोनों कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट इवन या नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये को रिलेटिव कंजंक्शन है। को रिलेटिव कंजंक्शन इनको कहा जाता है। अभी कल या परसों वाली वीडियो में ही मैंने जो है को रिलेटिव कंजंक्शन पे काफी डिटेल में समझाया था, काफी डिटेल लेक्चर दिया था, तो उतनी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे। इन दोनों कंजंक्शन का स्पेसिफिकली इन दोनों कंजंक्शन का फंक्शन और मीनिंग हम जानने की कोशिश करेंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? को रिलेट करते हैं दो वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लोजेस को। चूंकि इनमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा होता है तो कोरिलेटिव कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का ही एक्सटेंडेड वर्जन माने जा सकते हैं। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर या जो स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली पैरेलल हो उनको जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं। तो चूंकि इन्हीं का एक्सटेंडेड वर्जन कोरिलेटिव कंजंक्शन है, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में भी ये कहा जा सकता है या कहा जाना चाहिए कि ये भी जो स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली सिंटैक्टिकली पैरेलल होती है उन्हीं स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं। मतलब नाउन को नाउन से जोड़ोगे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ोगे। यहाँ पर नाउन लिखा होगा तो यहाँ पर भी नाउन लिखा होगा, यहाँ एडजेक्टिव होगा तो यहाँ एडजेक्टिव होगा, यहाँ कोई फ्रेज होगी तो वही वही उसी तरह की पैरेलल फ्रेज यहाँ होगी। यहाँ अगर कोई क्लोज लिखी होगी तो यहाँ भी क्लोज ही लिखी होगी। कोई एडवर्ब को जोड़ रहे हो तो यहाँ भी एडवर्ब होगा, यहाँ भी एडवर्ब होगा।
ग्रामेटिकली पैरेलल स्ट्रक्चर का या सिंटैक्टिकली पैरेलल स्ट्रक्चर का ये मतलब हो गया। ये बेसिक बातें हो गई कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में। अब देखिए जो बट है ये कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट नेचर की कंजंक्शन की होने की वजह से यही है जो जोड़ने का काम करता है। बाकी जो चीजें हैं वो एम्फेसाइज करने के लिए या उन फ्रेजेस को या उन वर्ड्स को या उन क्लोजेस को डिटरमाइन करने के लिए उनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए लगाई गई है। जैसे कि बट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये जो नोट ओनली है, नोट लगाया गया है एक एडवर्ब के रूप में निगेशन दिखाने के लिए। ओनली डिटर्मिनर भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। अब ओनली का डिटर्मिनर या एडवर्ब होना डिपेंड करेगा कि ओनली लगा किससे पहले है। ओनली अगर किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगा है तो इट मीन्स वो डिटर्मिनर होगा, और ओनली अगर किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले लगा है या किसी क्लोज से पहले भी वो लगा है तो वो निश्चित रूप से एक एडवर्ब के फंक्शन में होगा। और उस ओनली के मीनिंग को निगेट करने के लिए हमने एक और एडवर्ब लगा दिया। चूंकि नोट एक एडवर्ब है तो वो डिटर्मिनर के लिए भी आ सकता है, एडवर्ब के लिए भी आ सकता है। और ये कैसे पता चलेगा कि नॉट ओनली किससे पहले लिखा है? जिसके द्वारा हम बट कंजंक्शन की हेल्प से जोड़ रहे होंगे। भाई अगर यहाँ नाउन प्रोनाउन होगा तो यहाँ भी कोई नाउन प्रोनाउन होगा, यहाँ वर्ब होगी तो यहाँ भी कोई वर्ब होगी। ये तो बेसिक बातें हैं। तो बट को लगाया गया है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में जोड़ने वाले काम को करने के लिए। नॉट ओनली डिटर्मिनर या एडवर्ब हो सकता है, और ये जो ऑल्सो है, ऑल्सो एक एडवर्ब होता है या एम्फेसाइज करने के लिए लगाया जाता है। और इस एडवर्ब को या इस एम्फेसाइजर को हम लगाते हैं किसी ऐसी इंफॉर्मेशन से पहले जिसको हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह रिफर करना चाहते हैं। जिस भी इंफॉर्मेशन को हम ये रिफर करना चाहते हैं कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उससे पहले हम ऑल्सो लगा देते हैं। कई बार ऑल्सो जो है सेंटेंस के एंड में और शुरू में भी आ जाता है, वहां भी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को ही या इन एडिशन को रिफर करता है। ऑल्सो एक एडवर्ब है और ये इसका मीनिंग लिखा हुआ आता है डिक्शनरी पे इन एडिशन। तो ये बात हो गई नॉट ओनली और बट ऑल्सो की। लेकिन ऊपर वाले कंजंक्शन में आप देखेंगे तो इवन, ऑल्सो की जगह इवन लगा है। इवन क्यों लगाया है? देखिए ऑल्सो लगाया गया है एक ऐसी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन जोड़ी जा रही है बट कंजंक्शन के द्वारा, तो ऑल्सो बट कंजंक्शन के द्वारा जोड़े जाने वाली इंफॉर्मेशन को एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह रिफर करने के लिए लगाया गया है। और बट आल्सो से जो इंफॉर्मेशन, इस बट आल्सो कॉम्बिनेशन से जो इंफॉर्मेशन जोड़ी जा रही है वो इंफॉर्मेशन इक्वली सिग्निफिकेंट है इस इंफॉर्मेशन के। ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर जोड़ी जा रही है, ये एक इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी होगी और दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ, और इन दोनों को जोड़ने के लिए बट ऑल्सो लगाया गया है। तो बट ऑल्सो के द्वारा यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन जोड़ी जा रही है वो इंफॉर्मेशन इस वाली इंफॉर्मेशन के इक्वली सिग्निफिकेंट होती है। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, यानी कि फ्रेज में या सेंटेंस में दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है। लेकिन ऑल्सो की जगह हमने इवन लगाया। इवन भी एक एडवर्ब होता है या एम्फेसाइज करने का काम करता है। अब ये जब इवन लगाया हमने, तो इवन लगाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि बट कंजंक्शन के द्वारा जिस इंफॉर्मेशन को जोड़ा है हमने, वो इंफॉर्मेशन एडिशनल होने के साथ साथ सरप्राइजिंग या अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है। क्योंकि इवन कंजंक्शन सरप्राइजिंग या अनएक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन से पहले किसी वर्ड, वर्ब या किसी भी तरह के वर्ड से पहले, किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी वर्ड, फ्रेज से पहले इवन लगाते हैं, तो हम उसको एम्फेसाइज करते हैं ये बताने के लिए कि ये सरप्राइजिंग है, इसमें एक सरप्राइजिंग एट्रीब्यूट है, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। तो अगर इवन को अगर हम एडवर्ब की तरह या एम्फेसाइजर की तरह लगा रहे हैं, डिटर्मिनर की तरह लगा रहे हैं, तो हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बट कंजंक्शन से जोड़े जाने वाली इंफॉर्मेशन को हम कहना चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन होने के साथ साथ सरप्राइजिंग भी है, अनएक्सपेक्टेड भी है, और ये इस वाली इंफॉर्मेशन से ज्यादा सिग्निफिकेंट है। मोर सिग्निफिकेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम इवन को लगा दिया, हमने ऑल्सो को हटा दिया। तो ये चीजें यहां पर लिखवाने की जरूरत है क्या? मैं यार बोलता ही इतना क्लियर हूं, एक एक बात को मैं कई बार 3 बार 4 बार रिपीट कर देता हूं अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके। तो बातें जरा मेरी सुनने और समझने पे ध्यान दो। लिखना चाहोगे तो लिख लो, जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिख सकते हैं, सुनाई तो आपको दे ही रहा होगा। अब मैं इतना सब कुछ यहाँ पे लिखवाता रहूंगा, इतनी इंफॉर्मेशन, तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में बेसिक बातें। जरा आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिखाता हमारे सेंटेंस में?
नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर। बट कंजंक्शन ने, ठीक से दोबारा से इसको करते हैं, दोबारा से इंटरप्रेट करते हैं। बट कंजंक्शन ने जोड़ने का काम कर दिया, क्योंकि कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन था। कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन होने की वजह से जिनको जोड़ा गया वो दोनों की दोनों क्या है, नाउन फ्रेजेस हैं। दोनों की दोनों जो है नाउन फ्रेज है, ये वाली नाउन फ्रेज भी, ये वाली नाउन फ्रेज भी। इवन को हमने लगाया इससे पहले, इट मींस एम्फेसाइज करने के लिए लगा रहे हैं, डिटरमिनर के फंक्शन में लगा रहे हैं। और इवन को लगाया हमने ये बताने के लिए कि इस पूरी की पूरी फ्रेज में जो हर फादर है वो एक सरप्राइजिंग कंटेंट है, एक अनएक्सपेक्टेड कंटेंट है, वो एक सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन है, या फिर ये हर हस्बैंड से ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर आप प्रेडिकेट को देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा फाइंड हर सेल्फिश, तो हस्बैंड ने उसको सेल्फिश फाइंड कर लिया, ये तो था ही। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने दी कि उसके फादर ने भी उसको सेल्फिश फाइंड कर लिया, तो उसके फादर का उसको सेल्फिश फाइंड करना थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, अनएक्सपेक्टेड है, और हर हस्बैंड के सेल्फिश फाइंड करने से ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमने एविन को लगाया है। नॉट ओनली डिटर्मिनर हो गया, ओनली एक्चुअली में डिटर्मिनर हो गया, इस नाउन के लिए नोट लग गया एडवर्ब ओनली के लिए। तो इस तरह से जो है ये एक कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन ने काम किया। अब देखो आगे बात आती है आल्सो। ऑल्सो के बारे में मैं भी बताऊंगा। ये ऑल्सो भी, यहाँ ऑल्सो का यूसेज यहाँ पर भी जस्टिफाइबल नहीं है। पहले मैं वो एरर बताता हूँ जो एरर आपको यहाँ बतानी है अगर एग्जाम में आ जाए या कहीं आपके सामने आ जाए। देखिए, कोरिलेटिव कंजंक्शन में अक्सर आपसे ये कहा जाता है कि लिखो रूल नंबर 48 या लिखो रूल नंबर 58 कि कोरिलेटिव कंजंक्शन अगर लगे हो तो जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है या जो बाद वाली नाउन फ्रेज होती है उस नाउन फ्रेज को ही सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, या उसी नाउन फ्रेज का, उसी वाले सब्जेक्ट का असर पड़ता है वर्ब पर। या आपसे ये कहा जाता है कि लिखो रूल नंबर 48, अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो या बट इवन इस तरह से कोई सब्जेक्ट लगा हो तो बाद वाले सब्जेक्ट या जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है, पास वाला नाउन है या प्रोनाउन है या नाउन फ्रेज है या कोई प्रोनाउन है, इसके हिसाब से वर्ब आएगी। तो हमने हर हस्बैंड को नहीं देखना है, हर फादर हमारे हिसाब से सिंगुलर है, सबके हिसाब से सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के हिसाब से अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो फाइंड की जगह फाइंड्स हो जाना था। ये आपको एक रूल बनाकर रटा दिया जाता है और आप रट लेते हैं और आप सेंटेंस को भी सही कराते हैं। लेकिन कभी आपने सोचने की कोशिश की कि ऐसा क्या है कि हम बाद वाले को ही सब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, पहले वाले को क्यों नहीं कर रहे? जबकि दूसरे जो कंजंक्शन है उसमें तो हम दोनों को कंसीडर करके चल लेते हैं। अगर मैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करूं, बट यहाँ पर लगा हुआ है, अगर मैं राम एंड सीता लिखूं, जहां पर कि एंड भी जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया, 2 यूनिट हो गई। तो इसके हिसाब से आप फाइंड्स नहीं लगाओगे, फाइंड लगाओगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन में ऐसा क्या है कि बाद वाले नाउन को या बाद वाले सब्जेक्ट को ही वर्ब से रिलेट किया जाता है, या वर्ब उसी के हिसाब से एग्री की जाती है, वर्ब उसी के हिसाब से लगाई जाती है। सवाल मेरा आपसे यही है, जरा इतनी सी बात समझने के लिए ना बेसिक चीजें समझो। देखो यहां पर काम करता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस। प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजनेस के हिसाब से जो भी नाउन वर्ब के क्लोज हो उसके हिसाब से ही वर्ब को लगाया जाना चाहिए। वही बात जो आपको रूल में रटाई जाती है, वही चीज प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी कहता है। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजनेस कहता है कि जो वर्ब जो नाउन या जो सब्जेक्ट वर्ब के पास है उसके हिसाब से वर्ब चेंज करो। तो वर्ब के पास था क्या? हर फादर, उसके हिसाब से आपने फाइंड्स कर दिया। लेकिन हमें प्रिंसिपल प्रोक्सिमिटी की जरूरत ही क्यों पड़ी? मेन सवाल तो अभी भी हमारे सामने खड़ा है कि हमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है। देखिए, कोई भी स्पीकर या कोई भी राइटर, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए,
कोई भी स्पीकर या कोई भी राइटर जब किसी इंफॉर्मेशन को, जब किसी आइडिया को एक्सप्रेस करना चाहता है किसी सेंटेंस के थ्रू, तो वो ये इंश्योर करना चाहता है कि उसके द्वारा कही गई बात क्लियरली सुनने वाले की समझ में आए, इजिली सुनने वाले की या पढ़ने वाले की समझ में आए। तो वो इंश्योर करना चाहता है क्लैरिटी को, वो अवॉइड करना चाहता है एम्बिग्यूटी को, वो किसी भी प्रकार की एम्बिग्यूटी को, किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन को अवॉइड करना चाहता है, क्लैरिटी को इंश्योर करना चाहता है। वो चाहता है कि उसने जो भी सेंटेंस बोला है एक वो नेचुरल रीडिंग फ्लो में हो, वो नेचुरल लिसनिंग फ्लो में हो, जिस फ्लो में वो बोलता जा रहा है उसी फ्लो में सुनने वाला या पढ़ने वाला उसको समझता जाए। जब आप ये सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस या कोई भी इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति को बोलते हैं तो बाद में बोली गई इंफॉर्मेशन, उसके बाद में बोली गई इंफॉर्मेशन का इम्प्रिंट उसके दिमाग में लेटेस्ट होता है। अब सपोज कीजिए कि आपने ये सेंटेंस किसी को बोला है, ये सेंटेंस जब आपने किसी से कहा तो ये इन्फॉर्मेशन आपने पहले कही होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपने बाद में कही। जब ये इन्फॉर्मेशन आपने बाद में कही और ये इन्फॉर्मेशन वर्ब के पास है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन का जो किसी के दिमाग में इंप्रेशन है वो इंप्रेशन लेटेस्ट है इस इंफॉर्मेशन की अपेक्षा। और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होने की वजह से या इस इंफॉर्मेशन का इंप्रेशन या इस इंफॉर्मेशन की इम्प्रिंट या मेमोरी उसके दिमाग में लेटेस्ट होने की वजह से मोस्ट प्रोबेबली वो इसी नाउन को या इसी सब्जेक्ट को रिलेट करता है फाइंड से। ये कोई इतना फंडामेंटल सिंटैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये किसी लैंग्वेज को बोलने का मैनर है। किसी भी भाषा को जब आप बोलते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं तो आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो कोई भी पर्सन ठीक से सुन ले, समझ ले, उसमें कंफ्यूजन ना हो। और जब आप किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो ये वाली इंफॉर्मेशन का जो इंप्रेशन होता है वो उसके दिमाग में लेटेस्ट होता है इस इंफॉर्मेशन से लेटेस्ट, यानी कि ये इंफॉर्मेशन आपने पहले दी, ये बाद में दी होगी। तो जिसका इंप्रेशन लेटेस्ट है उसको प्रीफर किया जाता है उस क्लैरिटी को इंश्योर करने के लिए, उस कंफ्यूजन को, उस एम्बिग्यूटी को इंश्योर करने के लिए। इसलिए यहीं से ये चीजें धीरे धीरे लैंग्वेज में इवॉल्व होती हैं। ऐसे नहीं कि एक दिन सारे ग्रामरियन बैठ गए और उन्होंने तय किया कि चलो ये कर लेते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती रहती है, लोग डेवलप होते रहते हैं, लोगों के आइडियाज डेवलप होते रहते हैं, और जब लोगों के आइडियाज इवॉल्व होते हैं तो उनको एक्सप्रेस करने का तरीका, मीडियम भी इवॉल्व होता है, और लोगों के थॉट्स, आइडियाज, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका या मीडियम ही तो लैंग्वेज है। तो ऐसा हो सकता है जो चीजें किसी लैंग्वेज में आज वैलिड हो वो 100-200 साल बाद वैलिड ना रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें जो आज लैंग्वेज में नहीं है वो 100-200 साल बाद लैंग्वेज में आ जाए, अपना स्थान बना लें। क्योंकि जैसे जैसे लोग डेवलप होते हैं, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, लोग इवॉल्व होते हैं, उनके आइडियाज, उनकी थॉट्स इवॉल्व होते हैं, उन आइडियाज, उन थॉट्स को एक्सप्रेस करने का तरीका, माध्यम, मीडियम भी डेवलप होता जाता है, और इसी माध्यम को, इसी मीडियम को हम लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। तो धीरे धीरे जो है इस स्ट्रक्चर के साथ लोगों को ये समझ में आने लगा, ये इवॉल्वमेंट हुई, ये डेवलपमेंट हुआ कि ये वाली जो फ्रेज है, ये जो वर्ड बाद में लिखा हुआ है बट के बाद, इसका जो इंप्रेशन है वो सुनने वाले के दिमाग में ताजा है, वो वर्ब के करीब है, तो क्यों ना इसी के हिसाब से वर्ब को एग्री किया जाए। तो ध्यान रखेंगे कि कोरिलेटिव कंजंक्शन में जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है उसमें वर्ब को पास वाले, क्लोज वाले, जो प्रोक्सीमेशन में है, जो प्रोक्सीमेट है, उस नाउन के हिसाब से, या कोई नाउन फ्रेज भी हो सकती है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, उसके हिसाब से ही वर्ब को आप एग्री करेंगे, उसके हिसाब से ही वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर कुछ भी लिखा है कोई मतलब नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या यही सब्जेक्ट है, नहीं भैया, सब्जेक्ट तो ये पूरा ही है, लेकिन पूरे सब्जेक्ट के इस पार्ट के हिसाब से जो कंजंक्शन के बाद लिखा है इसके हिसाब से हम वर्ब को लगा रहे हैं। ये किसी लैंग्वेज को बोलने का मैनर है, तरीका है, तौर तरीका है, जो धीरे धीरे डेवलप होता है। सोसाइटी उसको अडॉप्ट कर लेती है, लैंग्वेज उसको अडॉप्ट कर लेती है, फिर वही सही माने जाने लगता है। तो ठीक है, यहां पर क्या हो गया, फाइंड का फाइंड्स हो गया। अब ये जो फाइंड्स है ये एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है और उसके बाद लिखा हो सकता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
इस कॉन्सेप्ट पे भी मैंने काफी चर्चा की है कई वीडियो में। इस कॉन्सेप्ट पर मैंने अलग से लेक्चर भी डाले हुए हैं, वर्ब चैप्टर के प्लेलिस्ट में आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। वर्ब चैप्टर की प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर डले हुए हैं वो मस्ट वॉच लेक्चर हैं, वो आप जरूर देखें समय निकालकर। एक आध हफ्ता लगेगा, सारे लेक्चर देख दोगे। तो फाइंड एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी और उसके बाद लिखा होगा उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाया गया है इस ऑब्जेक्ट हर के लिए। सेल्फिश जो वर्ड है हर के लिए लगाया गया है, तो स्ट्रक्चर सही है। देखिए ऑल्सो से मुझे यहां भी प्रॉब्लम है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑल्सो एक तरह का एडवर्ब है, बेसिकली ये एडवर्ब है, किसी नाउन से पहले लगा दिया जाता है एम्फेसाइज करने के लिए, इसको डिटर्मिनर के फंक्शन में आया हुआ माना जा सकता है। लेकिन बेसिकली जो ऑल्सो है वो एक एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है इन एडिशन। मतलब ऑल्सो को हम जिस भी इंफॉर्मेशन से पहले लगाते हैं उस इंफॉर्मेशन को हम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह रिफर कर रहे होते हैं, या इन एडिशन में किसी चीज को बताने के लिए हम ऑल्सो को यूज कर लेते हैं। कभी कभी सेंटेंस के बाद में भी लिख दिया जाता है, सिंटैक्टिकली जस्टिफाइबल होना चाहिए। अब देखो अगर हमने ऑल्सो को इस मेन वर्ब से पहले लगा रखा है, इसका मतलब हम इस एक्शन को, ये जो फाइंड वर्ब है, फाइंड वर्ब जिस एक्शन को रिफर कर रही है, हम इस एक्शन को एडिशनल एक्शन मान रहे हैं। अब किसी इंफॉर्मेशन को, किसी एक्शन को आप एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल एक्शन तभी मान सकते हैं जब पहले से कोई इंफॉर्मेशन दी हो और उसके एडिशन में आप कुछ कह रहे हो। भाई आपके पास 0 रुपए हैं, तो अगर एक भी रुपया आता है तो आप ये कह सकते हैं कि ये एडिशनल मनी है। अगर आपके पास 5 रुपए है और 10 रुपए और कहीं से आ गए तो आप कह सकते हैं कि आपके पास एडिशनल रुपया आ गई। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी एक्शन को एडिशनल तभी कहा जा सकता है जब पहले ऐड करने के लिए कुछ हो। पहले तो कोई एक्टिविटी, कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है। इंफॉर्मेशन छोड़ो, हम एक वर्ब को एडिशनल एक्शन कह रहे हैं ना, तो इस वर्ब को, इस एक्टिविटी को, इस एक्शन को एडिशनल एक्शन तो आप तभी रिफर कर सकते हैं जब कोई एक्शन पहले का हो, ये बताने के लिए कि ये वाला एक्शन उसके एडिशन में है। या फिर कंटेक्स्ट आपका ऐसा हो कि कंटेक्स्ट में कोई इंफॉर्मेशन, कोई एक्शन अंडरस्टूड एक्शन है, अंडरस्टूड इंफॉर्मेशन है, और उस अंडरस्टूड इंफॉर्मेशन के एडिशन में आप कुछ बता रहे हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा हो सकता है, कंटेक्स्ट आपका इस प्रकार का हो, ना तो कोई कंटेक्स्ट है, ना कोई पहले कोई एक्शन दिया है, तो आप एडिशनल एक्शन क्यों रिफर कर रहे हैं इसे। आल्सो का यहाँ पर जो यूसेज है ये जस्टिफाइबल नहीं है, ये सुटेबल नहीं है। आल्सो का यहाँ नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। लिख भी दोगे तो हो सकता है सिंटैक्टिकली सेंटेंस सही हो, लेकिन सिमेंटिकली जो है सेंटेंस पूरी तरह से सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, अप्रोप्रिएटली जस्टिफाइबल नहीं है। ये हो गया आपके सामने 61वां सेंटेंस। आगे चल लेते हैं। $62 क्या लिखा हुआ? द वेस्ट इंडीज टीम हैड नॉट वोन एनी मैच लास्ट ईयर। देखो ये टाइपिंग की वजह से हो गया, यहाँ पर एक्चुअली में ये दो नहीं होंगे, एक ही होगा जो कि फुल स्टॉप होगा, और लास्ट के बाद ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर रिफर करता है पास्ट के किसी टाइम को, पास्ट के किसी भी पॉइंट को रिफर करता है लास्ट ईयर। अगर ये आपकी टाइमलाइन है और इस टाइमलाइन पे ये जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जब आप किसी एक्शन को रिपोर्ट करते हो, जब आपने ये सेंटेंस रिपोर्ट किया, किसी से कहा या कहीं पर लिखा, और बाय डिफॉल्ट ये वाला टाइम जो है, ये वाला टाइम ही प्रेजेंट का टाइम होता है। इससे 1 सेकंड पहले भी पास्ट है, इसके 1 सेकंड बाद भी फ्यूचर है। सारा पीछे को पास्ट है, आगे सारा जो आगे है वो फ्यूचर है। तो लास्ट ईयर रिफर कर रहा है। अभी कौन सा पॉइंट, अभी क्या चल रहा है? अभी आज डेट है मेरे ख्याल से 18 जून 2024। तो लास्ट ईयर क्या रिफर कर रहा है? लास्ट ईयर रिफर कर रहा है 18 जून 2023 को, ये रिफर कर रहा है लास्ट ईयर। अब देखो लास्ट ईयर जो है पास्ट का एक स्पेसिफिक पॉइंट है, और पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर कोई एक्शन हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट लगाना चाहिए। तो हैड नॉट वोन नहीं, डिड नॉट। अरे ये तो गड़बड़ हो गई।
देखो डिड नॉट वो नहीं लगाना चाहिए। कॉन्सेप्चुअली अगर आप इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करेंगे, सिंटैक्टिकली एनालाइज करेंगे, तो हैड की जगह डिड आना चाहिए और यहां पर वोन की जगह विन आना चाहिए। लेकिन ये इस एरर को, इसको ठीक करने का हमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो अब तो जो लिखा है वही सही मानना पड़ेगा। फिर ये इस तरह का सेंटेंस एसएससी ने क्यों दिया होगा? ये चेक करने के लिए कि सेंटेंस में गलती है लेकिन आप उस गलती को सही नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे? अब तो फिर इसको नो एरर ही कंसीडर करना पड़ेगा। भाई लास्ट ईयर रिफर करता है पास्ट के टाइम को, और पास्ट के टाइम पर अगर कोई एक्शन हुआ है तो हमें सिंपल सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में बनाना चाहिए। यहाँ पर हैड की जगह डिड हो जाना चाहिए था और यहाँ पर वोन की जगह विन हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर हम यहाँ पर डिड लगा देंगे तो यहाँ पर हम इसको नहीं कर पाएंगे और इसको सही करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो ये इसको नो एरर ही कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखो, हम इस कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है, और इस तरह के डाउट मेरे पास सेंटेंस के आते हैं, स्टूडेंट्स के मेरे पास इस तरह के डाउट आते हैं कि सर यहाँ पर आपने पास्ट परफेक्ट को सही क्यों नहीं माना? देखो, पास्ट परफेक्ट रिफर करता है एक रिलेटिव कंप्लीशन को। पास्ट परफेक्ट जो टेंस है वो रिफर करता है एक रिलेटिव कंप्लीशन को। रिलेटिव कंप्लीशन वो कंप्लीशन होता है जो किसी दूसरे एक्शन से, किसी दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट करके होता है। मान लो कि इस पॉइंट पर आपका कोई एक्शन हुआ और इस पॉइंट से पहले पास्ट में कोई पॉइंट, पास्ट में इस पॉइंट पर कोई एक्शन हुआ और इस एक्शन से पहले कोई एक्शन हो गया, या फिर इसी पॉइंट पर किसी एक्शन का कंप्लीशन हो गया, तो इन दोनों तरह के सिनेरियो को रिफर करने के लिए आप पास्ट परफेक्ट लगा लेते हैं। इस पॉइंट पर कोई एक्शन हुआ, फिर से समझ लीजिए, रिलेटिव कंप्लीशन का मतलब है एक ऐसा कंप्लीशन जो रिलेट कर रहा हो किसी दूसरे एक्शन से, और वो दूसरा एक्शन उस पास्ट के किसी पॉइंट को रिफर करता है, जिसको हम व्हेन, आफ्टर, बिफोर, क्लोज से लिख देते हैं। अब इस पॉइंट पर कोई एक्शन हुआ, इस पॉइंट पर कोई एक्शन हुआ, इसी पॉइंट पर किसी दूसरे एक्शन का कंप्लीशन हुआ, तो इस वाले एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिख देते हैं, और इस पॉइंट पर जो एक्शन पहले से चल रहा था और वो कंप्लीट हो गया, उसको हम कंप्लीशन एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट में लिख देते हैं। हमारे पास दो सिनेरियो हो सकते हैं, जरा दोनों चीजों को समझ लीजिए फटाक से। ये आपकी टाइमलाइन है, ये वो रिपोर्ट टाइम हो गया जिसको मैं प्रेजेंट टाइम बोलता रहता हूं। यहां पर कोई एक्शन हुआ, ये आप किसी एक्शन के द्वारा, किसी क्लोज के द्वारा किसी पास्ट के पॉइंट को रिफर कर रहे हैं, तो अब आपके पास रिलेट करने के लिए ये एक एक्शन है, ये एक टाइम है। इस रिलेटिव टाइम से, इस रिलेटिव एक्शन से पहले अगर कोई एक्शन हो गया, यहां पर स्टार्ट हुआ, चला थोड़ी देर के लिए, और यहां पर कंप्लीशन हो गया उस एक्शन का, तो ये एक्शन इस वाले एक्शन से पहले हुआ है। इस क्रोनोलॉजी को, इस सीक्वेंस को दिखाने के लिए आप क्या लगा सकते हैं? पास्ट परफेक्ट लगा सकते हैं। देखो, ये वाला जो एक्शन है पहले नंबर का, ये इस दूसरे नंबर के एक्शन से पहले स्टार्ट हुआ, कुछ समय के लिए चला और इस यहां पर कंप्लीट हो गया। तो चूंकि ये टाइम की सीक्वेंस में पहले हुआ है इस वाले पॉइंट से, इस वाले एक्शन से, तो टाइम की सीक्वेंस को रिफर करने के लिए, इस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को दिखाने के लिए आप इस वाले एक्शन को पास्ट परफेक्ट में बना सकते हैं। एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि कोई ऐसा भी एक्शन हो सकता है जो यहां पर स्टार्ट हुआ हो, ये चलो मान लेते हैं यहां पर स्टार्ट हुआ हो, थोड़े समय के लिए चला हो और फिर यहां आके खत्म हो गया हो। यानी कि ये वाला जो तीसरे नंबर का एक्शन है, ये कहीं पहले स्टार्ट हुआ, थोड़े समय के लिए चला, लेकिन कंप्लीट वहां पर हुआ जहां पर ये एक्शन स्टार्ट हुआ, या इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट को रिफर करने के लिए हमने क्लोज लिखी है, ये एक्शन लिखा है। तो इसी पॉइंट पर कंप्लीशन दिखाने के लिए भी, इसी पॉइंट पर इस वाले एक्शन का, इस वाली तीसरे वाले एक्शन का कंप्लीशन दिखाने के लिए भी हम क्या लगा लेते हैं? पास्ट परफेक्ट लगा लेते हैं। तो यहां पर हम पास्ट परफेक्ट दिखा रहे हैं इस पॉइंट पर एक एक्सप्लिसिट, एक क्लियर कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। इस वाले एक्शन को पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं हम उस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ये दो सिनेरियो होते हैं जब हम पास्ट परफेक्ट क्लोज का इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव कंप्लीशन दिखाने के लिए। उसको रिलेट करना होता है किसी कंप्लीशन से, किसी क्लोज से। एक सिंगल लिखी हुई पास्ट परफेक्ट की क्लोज
एक इनकम्प्लीट मीनिंग के साथ होती है, सिंटैक्टिकली उसको आप सही मान सकते हो, सिंटैक्टिकली अब आप उसको सही कंसीडर कर सकते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन वो सिमेंटिकली मीनिंग वाइज इनकम्प्लीट होती है। सिंटैक्टिकली सही है, स्ट्रक्चर सही है, लेकिन मीनिंग वाइज इनकम्प्लीट है। कंप्लीशन हो गया लास्ट ईयर, वो रिफर ही नहीं किया जा रहा कि किससे पहले किसके बाद में क्या हुआ। और लास्ट ईयर तो वैसे ही पास्ट का पॉइंट है, तो हमें यहाँ पर क्या पास्ट इंडेफिनिट यूज करना चाहिए था, वो यूज नहीं कर सकते, फिर तो अब हैड नॉट वोन लगाना ही पड़ेगा। ये हो गया आपका 62वां सेंटेंस। तो इस तरह के सिनेरियो आ जाए तो भैया दिमाग लगा लेना। 63 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिकाज अराइवल टाइम आई शैल गो टू अटेंड हर एट द एयरपोर्ट। इफ कंजंक्शन लगा है। इफ कंजंक्शन से मैं पहले 3-4 दिन से समझा रहा हूं कि इफ कंजंक्शन से आप इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में अगर आप किसी इंटेरोगेटरी इंफॉर्मेशन को लिखना चाहते हैं तो इफ कंजंक्शन का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। इफ की जगह आप यहाँ वेदर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इफ कंजंक्शन किसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है, और इसी फंक्शन में इफ कंजंक्शन यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ता है। इफ कंजंक्शन को लगाया गया है एक कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और वो कंडीशन क्या है, इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिकाज अराइवल टाइम। इफ यू हो गया सब्जेक्ट, इन्फॉर्म हो गई मेन वर्ब जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कंडीशन लगाई जा रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ये कंडीशन लगाई जा रही है तो मतलब एक ऐसे एक्शन को, एक ऐसी कंडीशन को रिफर किया जा रहा है जो कि फ्यूचर में हो जाएगी, प्रोबेबल है, ठीक है। और अगर ये हो जाएगी तो इस कंडीशन पे जो चीज डिपेंड करती है रिजल्ट, वो भी आपको करना पड़ेगा या हो जाएगा वो। इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिकाज अराइवल, ये जो इन्फॉर्म है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट ऑफ। यहाँ पर अबाउट के सिमिलर मीनिंग में होता है। अबाउट का मतलब रिलेटेड या रिलेटिंग, ठीक है, या कंसर्निंग, कंसर्निंग, ठीक है। ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गई, उस प्रीपोजिशन के बाद लग गया इसका ऑब्जेक्ट कनिकाज अराइवल टाइम। कनिका एक पजेसिव नाउन हमने बना दिया अपोस्ट्रोफी एस लगा के, और इसके पजेशन में है क्या, अराइवल टाइम। टाइम हो गया यहाँ पर नाउन, अराइवल हो गया इसके लिए एडजेक्टिव। तो इस नाउन फ्रेज को कनिका की एक पजेशन या कनिका से रिलेट करने के लिए, बिलोंग करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस एक पजेशन बनाकर इसको लिख रहे हैं। उसके बाद हमारी मेन क्लोज स्टार्ट हो गई जो कि एक रिजल्ट है, या यूं कहिए कि ये मेन क्लोज वाला एक्शन डिपेंड करता है इस वाले एक्शन के, इस वाले कंडीशन के फुलफिल होने पे। अगर ये कंडीशन हो जाएगी तो मैं ये कर दूंगा। आई सब्जेक्ट हो गया शैल गो टू अटेंड हर एट द एयरपोर्ट। शैल यहाँ पर मेन, शैल यहाँ पर मोडाल हो गया, मोडाल हो गया। गो यहाँ पर मेन वर्ब आ गई जो कि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। टू अटेंड यहाँ पर टू प्लस V1 लगा है इन्फिनिटिव। और देखिए अटेंड एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी हो जाती है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से तो सही है, सिंटैक्टिकली तो यहाँ पर सही है। इन्फिनिटिव लगाया, इन्फिनिटिव में आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को भी लिख सकते हैं। आपने ट्रांजिटिव वर्ब लिखी तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अटेंड वर्ब यहाँ पर जरा मीनिंगफुल नहीं है। अटेंड वर्ब के मीनिंग को समझने के लिए आप जरा इस वाले बोर्ड पर आइए, जल्दी फटाफट समझा दूंगा इसको, है ना। एक वर्ब को इतना ज्यादा टाइम नहीं देंगे। अटेंड, अटेंड जो है वर्ब है और इसका मतलब है टू बी एट एन इवेंट और प्लेस। किसी इवेंट में होना है, किसी प्लेस पर होने को रिफर करती है। या टू गो, टू बी एट एन इवेंट और प्लेस, टू गो टू एन इवेंट और प्लेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं सी अटेंडेड द मीटिंग। फटाफट इसको करेंगे। एक तो मीनिंग इसका यही हो गया। दूसरा मीनिंग अटेंड का हो सकता है टू गिव अटेंशन टू समथिंग, टू गिव अटेंशन टू समथिंग और समवन। समवन के लिए नहीं आएगा यहाँ पर, ये समथिंग के लिए आता है, ये यूसेज केवल थिंग के लिए है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं सी अटेंडेड एवरीथिंग इन द मीटिंग।
मीटिंग में जो कुछ हुआ उसने सभी चीजों को अटेंशन दी, तो सी अटेंडेड एवरीथिंग। यहाँ पर जो अटेंड है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, सॉरी यहाँ पर इस फंक्शन में जो अटेंडेड है वो इंट्रांजिटिव नेचर की होती है, और यहाँ पर लगाया जाना चाहिए टू। इस फंक्शन में जो अटेंडेड थी वो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी, और उसके बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट। तो अटेंड का मतलब हो जाता है टू गिव अटेंशन टू समथिंग या टू पे अटेंशन टू समथिंग। सी अटेंडेड टू एवरीथिंग इन द मीटिंग। मीटिंग में जो कुछ हुआ सब उसने उन सारी चीजों को जो है अटेंशन दी। एक मीनिंग और इसका है, और इसी मीनिंग से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, और ये मीनिंग है टू सर्व समवन। जैसे मैं यहां पर लिखूं वी, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा वी आर रेडी टू अटेंड द चीफ गेस्ट। ठीक है, यहां पर भी जो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और उसके बाद देखिए इसका ऑब्जेक्ट आ गया, और चीफ गेस्ट कौन होगा, कोई पर्सन ही होगा। तो अटेंड के बाद, अटेंड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, इस फंक्शन में इस मीनिंग में ट्रांजिटिव वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में एक पर्सन को लिखा जा सकता है जब हम किसी को सर्व करने की बात करें। लेकिन क्या मैं एयरपोर्ट उसको सर्व करने जा रहा हूं? मैं एयरपोर्ट उसको सर्व करने नहीं जा रहा हूं, मैं उसको रिसीव करने जा सकता हूं, या मैं उससे मिलने जा सकता हूं। ठीक है, आई शैल गो टू मीट हर एट द एयरपोर्ट। या तो आप यहाँ पर मीट लगाओ, या आप यहाँ पर रिसीव भी लगा सकते हैं। मतलब एक ऐसी वर्ब लगानी है जो सिमेंटिकली जस्टिफाइबल हो, मीनिंगफुल हो सेंटेंस की स्ट्रक्चर में। ये बात बहुत स्टूडेंट्स पकड़ पाए होंगे, बहुत स्टूडेंट्स नहीं पकड़ पाए होंगे, तो ये चीज हुई होगी उनके साथ। एट प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया, उस लोकेशन, उस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को या स्पेसिफिक लोकेशन को रिफर करने के लिए। ये हो गया आपका 63 सेंटेंस। 64 पे बात कर लेते हैं। Hardly had she come out of the cinema hall then the bomb exploded and shattered the hall completely। ठीक है, उसी तरह से शुरू करेंगे। सेंटेंस की स्ट्रक्चर को एनालाइज कीजिए जरा 4-6 महीने बैठ के, आपको इंग्लिश पढ़ने समझने में मजा आने लगेगा, प्यार हो जाएगा आपको। देखिए हार्डली के बारे में बात कर लेते हैं। हार्डली के बारे में पहले ही बता चुका हूं, पिछले कई लेक्चर में जो है इसके बारे में बता चुका हूं। तो आज टू द पॉइंट बात करेंगे, पूरा डिटेल में नहीं, टू द पॉइंट बात करेंगे। देखिए जो हार्डली वर्ड है ये एक तरह का एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और इसका मीनिंग होता है, या इसका पहला फंक्शन होता है ऑलमोस्ट नॉट के मीनिंग को रिफर करना, या ये रिफर करता है ऑलमोस्ट नॉट के मीनिंग को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं सी हार्डली ट्रस्ट हर हस्बैंड। क्या एक नेगेटिव स्ट्रक्चर, एक नेगेटिव मीनिंग के साथ एक सेंटेंस लिखा हुआ है। हार्डली का मतलब हो गया ऑलमोस्ट नॉट। सी ऑलमोस्ट नॉट ट्रस्ट हर हस्बैंड। ठीक है, यहां पर क्या लग गया, ट्रस्ट हो गई ये मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब की डिग्री बताने के लिए कि ये वाला एक्शन ऑलमोस्ट नॉट मतलब लगभग नहीं हुआ या नहीं होता, इसकी डिग्री को रिफर करने के लिए हमने एडवर्ब डिग्री लगा दिया हार्डली। ये इसका सिंपल और बेसिक फंक्शन है। हम बात कर रहे हैं जब हार्डली के साथ व्हेन का यूज हो जाता है, जब हार्डली के साथ व्हेन कंजंक्शन का यूज हो जाता है। हमें बात करनी है इस वाले कॉम्बिनेशन की, और इसी कॉम्बिनेशन से, इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारा सेंटेंस, हमारी एरर उसमें दी गई है सेंटेंस में। तो हार्डली व्हेन, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को जानने के लिए पहले इसके इन दोनों शब्दों के फंक्शन पर ध्यान दो। देखो ये जो हार्डली है, ये अभी क्या बताया मैंने, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब ये एडवर्ब डिग्री है तो ये लगाया जाता है मेन क्लोज की मेन वर्ब से पहले। हार्डली व्हेन कॉम्बिनेशन को हार्डली के साथ व्हेन को, या व्हेन के साथ हार्डली को जब यूज किया जाता है किसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर में, तो हार्डली वहां पर एक एडवर्ब डिग्री होता है, और हार्डली को लगाया जाता है मेन क्लोज की मेन वर्ब से पहले। ये यहाँ पर मेन क्लोज लिखी होगी इतने में, ये इतने में मेन क्लोज लिखी होगी, ये मेन क्लोज लिखी है आपकी, और इस मेन क्लोज की मेन वर्ब से पहले हार्डली को लगाया जाता है। यहां पर लिख दूं मेन क्लोज की मेन वर्ब से पहले। और चूंकि ये जो व्हेन है
ये तो हमारा एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन भी सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, और एक ऐसा कंजंक्शन है जो टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होता है। तो व्हेन को लगाया जाता है एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और एक ऐसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो कि टाइम को रिफर करे। क्योंकि टाइम कंजंक्शन है, टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होता है, तो जिस क्लॉज को जोड़ता है वो क्लॉज भी एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। तो कहा जा सकता है कि व्हेन को एक कंजंक्शन के रूप में या एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में लगाया जाता है किसी ऐसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो क्लॉज क्या हो, एडवर्ब ऑफ टाइम हो। तो व्हेन हो गया एक कंजंक्शन के रूप में जिसके बाद कोई क्लॉज लिखी होगी जो कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब ऑफ टाइम होगी, और हार्डली एक एडवर्ब ऑफ डिग्री की तरह मेन वर्ब से पहले लिखा होगा। ये सेंटेंस में इनकी सेंटेंस के अरेंजमेंट में इनका रोल होता है, इनकी पोजीशन होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर हम जनरेट करते हैं। अब देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर को जनरेट हम क्यों करते हैं, किस कंटेक्स्ट में, किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करना चाह रहे हैं, हम किस आइडिया को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। ये बात समझने के लिए जरा मेरा ये वाला एग्जाम्पल देखो। मैंने लिखा आई हैड हार्डली फिनिश्ड my dinner when my friend came। फिर से वही बात, when हो गया एक ऐसा कंजंक्शन जो टाइम रिलेवेंट फंक्शन में है, और when कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा गया है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज है। फिर वही बात, हार्डली हो गया एक एडवर्ब डिग्री, और ये लगाया गया है हमारी मेन वर्ब से पहले। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब लिख के। इस पूरे सिनेरियो को अगर हम टाइम लाइन पर ले जाने की कोशिश करें तो ये रही हमारे सामने टाइम लाइन। ये वो पॉइंट है जब मैंने सेंटेंस को किसी से कहा रिपोर्ट टाइम, बाय डिफॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम है। अब व्हेन माई फ्रेंड केम, ये एक ऐसा ये जो क्लोज है व्हेन माई फ्रेंड केम, ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखी हुई है। यानी कि जिस क्लोज के द्वारा हम टाइम को रिफर कर रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट वाला एक्शन पास्ट के किसी पॉइंट पर हुआ होगा, तो कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं पास्ट का ये वो पॉइंट है जब व्हेन माई फ्रेंड केम, ये वो पॉइंट है व्हेन माई फ्रेंड केम टू मी। ठीक है, इस पॉइंट पर ये वाला एक्शन हुआ। अब ये जो हार्डली, देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है हार्डली के साथ व्हेन का जो कॉम्बिनेशन है, या ये स्ट्रक्चर यूज की जाती है ये रिफर करने के लिए कि हार्डली जिस एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है वो वाला एक्शन इस पॉइंट से जस्ट बिफोर हुआ, ठीक पहले हुआ। आई हैड हार्डली फिनिश्ड माई डिनर, यानी कि ये वाला जो एक्शन है मेन क्लोज वाला एक्शन है, या यूं कहिए कि हार्डली और व्हेन का जो कॉम्बिनेशन है या ये जो स्ट्रक्चर है ये यूज की जाती है ये रिफर करने के लिए कि मेन क्लोज वाला जो एक्शन है जिसको मॉडिफाई करने के लिए हार्डली एडवर्ब को लगाया है वो एक्शन व्हेन क्लोज वाले एक्शन से उस पॉइंट से जस्ट बिफोर हुआ है। या दूसरे शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें तो दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि हार्डली एक एडवर्ब डिग्री है और इसका मतलब है ऑलमोस्ट नॉट। और अगर हम यहाँ पर ऑलमोस्ट नॉट इसके मीनिंग को जानते हैं और हम ये रिफर करना चाह रहे हैं कि जो फिनिश वाली एक्टिविटी है ये ऑलमोस्ट नॉट ही कंप्लीट हुई है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेन क्लोज वाला जो एक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ था और ये वाला एक्शन स्टार्ट हो गया। या यूं कह सकते हैं कि ये जो मेन क्लोज वाला एक्शन है ये कंप्लीट होने ही वाला था और ये वाला एक्शन व्हेन क्लोज वाला एक्शन हो गया। यानी कि मैंने यहाँ पर कहीं पे डिनर स्टार्ट किया होगा, मेरा डिनर चल रहा होगा और ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट भी नहीं किया था, मैं बस कंप्लीट करने ही वाला था, ये व्हेन क्लोज वाला एक्शन स्टार्ट हो गया। यानी कि व्हेन क्लोज वाला जो एक्शन है वो इस वाले एक्शन के इमीडिएट आफ्टर का है, इमीडिएट बाद का है। इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है, इन दोनों एक्शन के बीच में जो टाइम गैप है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है।
तो इस तरह के टाइम सीक्वेंस को या इस तरह के टाइम रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम हार्डली के साथ व्हेन इस कॉम्बिनेशन को, इस स्ट्रक्चर को यूज कर लेते हैं। वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पर। हार्डली है, अच्छा ठीक है, एक इंफॉर्मेशन और छूट गई। देखो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो हार्डली है वो एक एडवर्ब है, और ये क्या है, इसके मीनिंग में ऑलमोस्ट नॉट है। अगर इसके मीनिंग में ऑलमोस्ट नॉट है तो ये क्या है, नेगेटिव एडवर्ब इसको कहेंगे हम। और यहाँ पर भी जो मैंने ये एग्जाम्पल लिखा था सबसे पहले, सी हार्डली ट्रस्ट हर हस्बैंड, ऑलमोस्ट नॉट इसका मीनिंग ऑलमोस्ट नॉट ही होता है। तो यहाँ पर भी यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर आप हार्डली को लिख रहे हैं, और हार्डली के जैसे और भी कई एडवर्ब हो सकते हैं जो कि नेगेटिव मीनिंग के होते हैं, जैसे हार्डली हो गया हमारा, ठीक है, स्कार्सली, बेयरली, नेवर, नॉट, सेल्डम, नॉट ओनली, नाइदर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। और मैंने अभी कल ही आपको बताया था, फिर बता देता हूं कि अगर आप किसी नेगेटिव एडवर्ब से स्ट्रक्चर को या सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी नेगेटिव एडवर्ब से अगर किसी क्लोज को या किसी सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो, तो उस क्लोज को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा करो। यानी कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपके पास चॉइस होती है। यानी कि ये जो आपका सेंटेंस है, आई हैड हार्डली फिनिश्ड माई डिनर व्हेन माई फ्रेंड केम, आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको हार्डली से स्टार्ट कर सकते हैं, और हार्डली से लिखना कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह से लिख रहे हो तो ज्यादा फॉर्मल है, ये ज्यादा फॉर्मल, ज्यादा लिटरेरी है, लिटरेचर वाले मैनर में है। किसी बड़े साहित्यकार से मिलोगे तो जब वो अपनी किताब लिखने बैठेगा तो हार्डली को इस तरह से यूज करता है। ये उसकी पर्सनल प्रेफरेंस है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है, वो या हम गलत नहीं है, बस ये सेंटेंस को थोड़ा सा ज्यादा लिटरेरी बना देता है, ज्यादा फॉर्मल बना देता है। तो हार्डली से अगर हम, हार्डली एक एडवर्ब है, और ऐसा एडवर्ब है जो कि नेगेटिव मीनिंग के साथ है, नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करता है। नेगेटिव एडवर्ब से अगर हम सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर को हमें यूज करना पड़ेगा। कल परसों ही मैंने ये बात बताई थी, दोबारा सुन लो। हार्डली हैड आई फिनिश्ड माई डिनर व्हेन माई फ्रेंड केम। हार्डली से सेंटेंस को शुरुआत करना फॉर्मल बना देता है, ज्यादा फॉर्मल बना देता है। और दूसरी चीज ये है कि हम जिस निगेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं सेंटेंस में, जिस नेगेटिव मीनिंग को हम सेंटेंस में कन्वे करना चाहते हैं, हम उस निगेशन को, उस नेगेटिव मीनिंग को यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहे होते हैं। तो इस निगेशन को एम्फेसाइज करने के लिए, निगेशन को एम्फेसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत कर देते हैं। ये सेंटेंस को थोड़ा ज्यादा फॉर्मल बना देता है। जो बड़े साहित्यकार होते हैं, जो बड़े बहुत ज्यादा लिटरेचर को पढ़ने समझने वाले लोग होते हैं, वो इस तरह के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पर। सही ये भी है और वो भी है जो पहले लिखा था। तो आपके सामने जो है इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, हार्डली लिखा हुआ है, जो कि एक नेगेटिव एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब ऑफ डिग्री है। उसके बाद लिखा हुआ हैड हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इन्वर्टेड स्ट्रक्चर को यूज किया गया है। प्रोनाउन हो गया सब्जेक्ट, कम हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो इसके बाद आएगा नहीं, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसके बाद आएगा नहीं। आगे लिखा हुआ आउट, जो कि एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, सिनेमा हॉल से बाहर के प्लेस को रिफर कर रहा है, आउट ऑफ द सिनेमा हॉल। ऑफ प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद लगाया गया उसका ऑब्जेक्ट, ये बताने के लिए कि ये जो आउट एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जिस प्लेस को रिफर कर रहा है, वो प्लेस किसके बाहर का है, वो सिनेमा हॉल के बाहर का है। तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्यों आई है, इस एडवर्ब के बारे में बताने के लिए। तो मैं इसको क्या कहूंगा, एडवर्ब फ्रेज। ये भी एडवर्ब प्लेस ही होगी। सिनेमा हॉल, हॉल नाउन हो गया, सिनेमा लग गया इसके लिए एडजेक्टिव, द लग गया इसके लिए आर्टिकल। अब देखो यहाँ पर देन लगा रखा है। देन जो है ना एक एडवर्ब होता है। ये जो दोनों वर्ड है नाउ और देन, ये दोनों के दोनों क्या है, एडवर्ब है। नाउ रिफर करता है प्रेजेंट के टाइम को,
एडवर्ब ऑफ टाइम है दोनों के दोनों। नाउ रिफर करता है प्रेजेंट के टाइम को, देन रिफर करता है पास्ट या फ्यूचर के टाइम को। तो यहां पर हमें एडवर्ब की जरूरत थोड़ी थी, जब हम दूसरी क्लोज जोड़ रहे हैं। पहली क्लोज ये खत्म हो गई जो कि हमारी मेन क्लोज है, अब दूसरी क्लोज स्टार्ट होनी चाहिए थी व्हेन क्लोज, जो टाइम को रिफर करे। तो हमें यहाँ पर देन नहीं, एडवर्ब नहीं, हमें यहाँ पर कंजंक्शन की जरूरत है, और वो कंजंक्शन हमारा क्या आएगा, व्हेन आएगा। तो देन की जगह क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। यही यहाँ पर गलती थी। व्हेन क्लोज स्टार्ट हो गई, यानी कि वो एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज हम लिख रहे हैं, और उस एडवर्ब टाइम क्लोज को, उस क्लोज को जब इंटरप्रेट किया तो हमने पाया कि जब तो बॉम्ब है वो एक नाउन फ्रेज है और सब्जेक्ट के फंक्शन में है। एक्सप्लोडेड मेन वर्ब है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, ट्रांजिटिव भी हो सकती है। यहाँ ये इंट्रांजिटिवली यूज हुई है, इसलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया। पहली वाली जो क्लोज थी वो हमने पास्ट परफेक्ट में बनाई थी, दूसरी वाली क्लोज जो है पास्ट के एक पॉइंट को रिफर कर रही है। पास्ट के एक पॉइंट को रिफर करने वाली क्लोज को पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एंड कंजंक्शन के द्वारा, एंड कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, दो वर्ब को हमने जोड़ दिया, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। शैटर्ड मतलब बिखर गया, एक्सप्लोड हुआ और बिखर गया। एक्सप्लोडेड एंड शैटर्ड द होल। देखिए गलती कर दी मैंने, ये जो एक्सप्लोडेड है ये इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, ट्रांजिटिव भी हो सकती है, लेकिन ये यहाँ पर ट्रांजिटिवली यूज हुई है। और ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे पता चला इस ऑब्जेक्ट को देखकर। ये जो होल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ तक मुझे पता नहीं चला क्योंकि यहाँ तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ ही नहीं है। एंड कंजंक्शन आ गया और उस कंजंक्शन के बाद दूसरी वर्ब लिखी गई, वो वर्ब जिसको जोड़ने के लिए एंड कंजंक्शन आया है इस वर्ब से। एक ही सब्जेक्ट की दो वर्ब को जोड़ने के लिए आ गया, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। और एक्सप्लोडेड को भी यहाँ पर ट्रांजिटिवली यूज किया गया है और शैटर्ड को भी ट्रांजिटिवली यूज किया गया है, और इन दोनों का जो ऑब्जेक्ट है वो एक कॉमन ऑब्जेक्ट है जिसको लिखा गया इनके बाद में, द होल। कंप्लीटली लग गया एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई भी एक्शन होता है क्या जाता है तो उसको मैनर को बताने के लिए एक एडवर्ब मैनर लगाया जाता है। ये बता रहा है एक्सप्लोर्ड और सेटर के मैनर को, किस मैनर में कि पूरी तरह से जो है सेटल कर दिया, एक्सप्लोर कर दिया। ये हो गया आपके सामने 64 सेंटेंस। 65 पर चल लेते हैं। क्या लिखा, बिकॉज कॉपर प्राइसेस आर गोइंग डाउन, डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर आर लेसनिंग। लेसनिंग मतलब डिक्रीजिंग, कम हो रही है। ठीक है, बिकॉज एक कंजंक्शन लगा दिया गया, एक सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, और इस कंजंक्शन से एक ऐसी क्लोज को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो क्लोज किसी कॉज या रीजन को रिफर कर रही हो। कॉज और रीजन को रिफर कर रही हो, किसके कॉज या रीजन को रिफर कर रही हो, मेन क्लोज में जो भी एक्शन हुआ है। क्या हुआ है मेन क्लोज में एक्शन, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी वो डिक्रीज हो रही है, लेसनिंग हो रही है, लेसन हो रही है। तो ये जो हो रहा है मेन क्लोज में, जो एक्शन हो रहा है, इस एक्शन के होने या करने के कोज या रीजन को अगर हमें रिफर करना हो तो उस कोज या उस रीजन को रिफर करने वाली क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम बिकॉज कंजंक्शन लगाते हैं। बिकॉज कंजंक्शन एक सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ा। सबऑर्डिनेट क्लोज मतलब डिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है, बिकॉज कंजंक्शन से एक क्लोज इंट्रोड्यूस कर दी। क्या लिखा है उस क्लोज में, कॉपर प्राइसेस। प्राइसेस यहां पर नाउन हो गया, कॉपर हो गया उस नाउन के लिए एडजेक्टिव। प्राइस को काउंटेबल नाउन की तरह रिफर किया गया, हालांकि प्राइस जो है अनकाउंटेबल होना चाहिए, बट काउंटेबल की तरह यूज किया गया है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया गया है तो यहां पर आर लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, गोइंग लगा है मेन वर्ब। एक्चुअली में गोइंग डाउन, गो डाउन, दोनों वर्ड मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। गो डाउन का मतलब डिक्रीजिंग, कोई चीज नीचे जा रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिफर किया जा रहा है, डाउन यहाँ पर एडवर्ब हो गया जो कि लोअर पोजीशन दिखा रहा है। बिकॉज कॉपर प्राइसेस आर गोइंग डाउन, यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज खत्म हो गई। अब देखो यहाँ पर ना कंजंक्शन आना चाहिए था। अगर आप, ये मेन क्लोज है आपकी, ये जो लिखी हुई है डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर आर लेसनिंग, ये आपकी मेन क्लोज है। अगर आप मेन क्लोज को पहले लिखते और सबऑर्डिनेट क्लोज को बीच में लिखते तो सबऑर्डिनेट क्लोज को, उस कोजन को, उस रीजन को एक्सप्रेस करने वाली क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए बिकॉज कंजंक्शन आता जो दोनों क्लोज के बीच में लिखा होता। उस कंजंक्शन की हेल्प से दोनों क्लोज अलग अलग हो जाती,
पढ़ने वाले को और सुनने वाले को समझ में आता कि बीच में कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन के इधर मेन क्लोज है, इस कंजंक्शन से जो क्लोज स्टार्ट हो रही है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है। लेकिन आपने बिकॉज से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ही सबऑर्डिनेट क्लोज स्टार्ट कर दी, कोज या रीजन को रिफर कर दिया, तो दूसरी क्लोज को स्टार्ट करने के लिए वो आपको कोमा लगाना पड़ता है। वो कोमा इन्होंने हटा दिया, अब एसएससी वालों ने हटा दिया, किरण पब्लिकेशन वालों ने हटा दिया, वो मुझे नहीं पता, बट आना चाहिए, तरीका यही होता है लिखने का। फिर उस कोमा के बाद आपने जो है मेन क्लोज लिखी। मेन क्लोज का सब्जेक्ट ये क्या है? डिमांड एक नाउन है। डिमांड एक्चुअली में वर्ब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब का कोई काम नहीं है, और वर्ब इसको जस्टिफाई करोगे भी तो फिर इसको इंपरेटिव सेंटेंस मानना पड़ेगा। एक ऐसी क्लोज माननी पड़ेगी जो इंपरेटिव मूड में हो, इंपरेटिव नेचर की हो, और इंपरेटिव नेचर की क्लोज, इंपरेटिव नेचर का ये सेंटेंस होगा तो वहां पर ये वर्ब हो सकती है, लेकिन फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। इट मीन्स अब इसको वर्ब कंसीडर नहीं कर सकता। देखो, डिमांड नाउन भी हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आपके अंदर उस क्यूरियोसिटी को जगाना चाहता हूं, उस सोचने समझने की क्षमता को जगाना चाहता हूं, जिसका इस्तेमाल आप मैथमेटिक्स में कर लेते हैं, रीजनिंग में कर लेते हैं, फिजिक्स में कर लेते हैं, केमिस्ट्री में कर लेते हैं, इंग्लिश के नाम पर उसको छोड़ देते हैं। आप सीधे सीधे समझिए, डिमांड जो वर्ब है वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। अगर आप डिमांड को वर्ब कंसीडर करोगे तो फिर इस पूरी क्लोज को इंपरेटिव क्लोज कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि इंपरेटिव क्लोज ही वो क्लोज होती है जो मेन वर्ब से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कर लिया इसको इंपरेटिव क्लोज कंसीडर। तो जब इसको इंपरेटिव क्लोज मानकर इसको वर्ब कंसीडर किया, तो जब ये वर्ब है तो ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, मतलब अब इसको वर्ब कंसीडर करना सही नहीं है। और आगे देखोगे सेंटेंस की स्ट्रक्चर तो ये क्लियर हो जाएगा कि डिमांड को नाउन की तरह रिफर किया गया है, और नाउन है तो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। यहाँ पर डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड को रिफर किया गया है। जो स्टूडेंट जो है इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हो, मैक्रो इकोनॉमी या माइक्रो इकोनॉमी में दिलचस्पी रखते हो, तो वे जानते हो कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। पूरे देश की या पूरी इकोनॉमी की एक सम्मिलित डिमांड, एक सारी डिमांड को एग्रीगेट कर दिया, जोड़ दिया गया उस डिमांड को, ये सारी डिमांड का समाकलन, इंटीग्रेशन को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो डिमांड यहाँ पर अनकाउंटेबल ही यूज हो रही है। अब डिमांड नाउन आ गई, उसके बाद लग गया फॉर प्रीपोजिशन, उसके बाद लग गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स यहाँ पर नाउन हो गया, और उससे पहले लग गया अल्टरनेटिव एडजेक्टिव। देखिए, अल्टरनेटिव जो वर्ड है वो नाउन भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। आपको पता है अल्टरनेटिव के बारे में इस सेंटेंस में, इस कंटेक्स्ट में बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये किरण पब्लिकेशन वालों ने एक और गड़बड़ी कर रखी है, इस टू की जगह ऑफ प्रीपोजिशन लगा रखा है। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि उन्होंने टू प्रीपोजिशन को क्यों हटाया। दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आई कि उन्होंने ऑफ प्रीपोजिशन क्यों लगाया। तीसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब उन्होंने टू को हटा के ऑफ को लगाया तो बच्चों को बताते क्यों नहीं है कि टू का ऑफ कर देने से मीनिंग में, कंटेक्स्ट में, सिंटेक्स में क्या बदलाव आया। ये समझ कौन देगा? डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, फॉर प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद लगा है अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट नॉन फ्रेज के रूप में, और ये जो पूरी की पूरी प्रीपोजिशन फ्रेज है ये इस डिमांड के पर्पस को रेफर करने के लिए आई है। डिमांड एक नाउन है और इसके बारे में अगर ये बता रही है तो ये हो गई एडजेक्टिव फ्रेज। टू प्रीपोजिशन लग गया, प्रीपोजिशन के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट क्या था हमारा, सब्जेक्ट था ये डिमांड नाउन, यही तो सब्जेक्ट था। कोई ऑब्जेक्ट तो कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, सब्जेक्ट ही होगा। आगे फोर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, ये तो एक एडजेक्टिव फ्रेज लिखी हुई है। टू प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। ये जो टू कोपर है ये भी प्रोडक्ट्स के लिए, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स के नाउन फ्रेज के लिए एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। तो ये तो दोनों एडजेक्टिव फ्रेज है, पहली वाली डिमांड के लिए, दूसरी वाली प्रोडक्ट्स के लिए हो रही है। सब्जेक्ट है हमारा डिमांड, और डिमांड हमारा सिंगुलरली यूज हुआ है अनकाउंटेबल नाउन की तरह, तो इसको हो जाना चाहिए इज। और इज हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और लेसनिंग हो गई हमारी मेन वर्ब, जो कि वर्ब की एनजी फॉर्म हमने यूज की है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेसन का मतलब डिक्रीज होना, कोई चीज कम होना, घटते जाना। अब देखो अल्टरनेटिव की क्या कहानी है, और एक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अल्टरनेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में किस तरह से आ सकता है। और दूसरी बात ये कि टू को ऑफ कर देने से क्या क्या बदलाव आ गया,
और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि मैं आपके अंदर पैदा करना चाहता हूं प्रीपोजिशन से रिलेटेड समझ को। मैं जानता हूं कि एक एक प्रीपोजिशन कितने वर्सटाइल फंक्शन में आ सकता है। तो अगर प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी एरर या कोई भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्लोज टेस्ट में कोई भी सिचुएशन आपको दे दी तो संभवतः एग्जामिनर आपको काफी हद तक कंफ्यूज कर सकता है। तो प्रीपोजिशन का जरा जोड़ घटान सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन किस तरह से काम करते हैं, कैसे वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में उसके मीनिंग में चेंज लेकर आते हैं। देखिए मैं अल्टरनेटिव अगर वर्ड की बात करूं, अल्टरनेटिव, अब देखो प्रीपोजिशन, यहाँ पर प्रीपोजिशन के खेल को समझाने के लिए मुझे पूरी फ्रेज समझानी पड़ेगी, क्योंकि प्रीपोजिशन लगाए क्यों जाते हैं। प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं अपने बाद लिखे जाने वाले किसी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। तो ये प्रीपोजिशन अपने बाद लिखे हुए ऑब्जेक्ट यानी कि इस नाउन कोपर को किससे जोड़ रहा है, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट से जोड़ रहा है। तो हमें टू के बारे में या ऑफ के बारे में जानने के लिए, यहाँ पर टू या ऑफ के बारे में जानने के लिए कोपर और अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स दोनों के बारे में जानना पड़ेगा, किसको जोड़ रहा है किससे जोड़ रहा है। इसलिए जरा अल्टरनेटिव के बारे में जान लेते हैं। अल्टरनेटिव जब एक एडजेक्टिव है तो ये रिफर करता है अदर और डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल। जो आपके पास यूजुअल कोई आइटम है या यूजुअल कोई चीज है, कुछ भी यूजुअल है, उससे डिफरेंट अगर कुछ भी है तो आप उसको अल्टरनेटिव कह देते हैं। या अल्टरनेटिव रिफर करता है ऑप्शन को, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप उसको अल्टरनेटिव कह देते हैं। या चॉइस को रिफर करता है, ये एडजेक्टिव भी हो जाता है, नाउन भी हो जाता है। जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब ऑप्शन या चॉइस या समथिंग दैट इज डिफरेंट, समथिंग दैट इज डिफरेंट। अब देखो सेंटेंस देखो जरा, सेंटेंस से बात क्लियर हो गई। मैंने लिखा द एल्यूमिनियम इज द मोस्ट कॉमन alternative to copper for electrical wiring। इतनी बात की मैंने। द एल्यूमिनियम इज द मोस्ट कॉमन अल्टरनेटिव टू कॉपर फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नाउन हो गया, उसको स्पेसिफिक कर दिया आर्टिकल लगाकर, एक मटेरियल का नाम था, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गई और उसके बाद लिखा हुआ है एक नाउन फ्रेज। कैसे पता चला नाउन फ्रेज लिखा हुआ है, अल्टरनेटिव हो गया नाउन, कॉमन हो गया इस नाउन के लिए एडजेक्टिव और मोस्ट हो गया इस एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब। और चूंकि आर्टिकल लगा हुआ है तो निश्चित रूप से जो अल्टरनेटिव होगा वो नाउन होगा। और अल्टरनेटिव जो नाउन होता है तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, क्योंकि अल्टरनेटिव रिफर क्या करता है, किसी ऑप्शन को। ऑप्शन और चॉइस दोनों काउंटेबल नाउन है, तो अल्टरनेटिव भी जो नाउन होता है तो काउंटेबल नाउन होता है। एक ऑप्शन भी हो सकता है, चार ऑप्शन भी हो सकता है, एक चॉइस भी हो सकता है, चार चॉइसेस भी हो सकती हैं, एक अल्टरनेटिव भी हो सकता है, चार अल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं आपके पास किसी चीज के। तो एल्युमिनियम यहाँ पर एक तरह का अल्टरनेटिव और अल्टरनेटिव नाउन हो गया और सिंगुलर काउंटेबल है, बट इसको स्पेसिफिक कर रहे थे, द आर्टिकल लगा दिया। अब देखिए टू प्रीपोजिशन लगाया गया और टू प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया उसका ऑब्जेक्ट। अब ये जो टू प्रीपोजिशन है किस तरह की रिलेशनशिप यहाँ पर बता रहा है, टू प्रीपोजिशन कॉपर को अल्टरनेटिव नाउन से जोड़ रहा है। अब इस अल्टरनेटिव के द्वारा जिसको भी हम रिफर कर रहे हैं, किसको रिफर कर रहे हैं हम, एल्युमिनियम को रिफर कर रहे हैं। एल्युमिनियम का तो कॉम्प्लीमेंट है, बट इस अल्टरनेटिव के द्वारा जिस भी प्रोडक्ट को, जिस भी आइटम को, जिस भी थिंग को रिफर किया जा रहा है वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, वो कॉपर का सब्स्टिट्यूट है। और इसी चीज को रिफर करने के लिए हमने टू प्रीपोजिशन को लगाया। हमने टू प्रीपोजिशन को लगाया ये बताने के लिए कि जो अल्टरनेटिव है ये कॉपर का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, रिप्लेस कर सकता है उसे, टू प्रीपोजिशन। इसी प्रकार से हम अल्टरनेटिव्स को प्लूरल नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा वी नीड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स टू कॉपर।
क्या लिखा मैंने, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स को एक प्लूरल नाउन की तरह यूज कर लिया, और नीड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, उसका ऑब्जेक्ट हो गया सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स प्लूरल नाउन हो गया, सस्टेनेबल उसके लिए एडजेक्टिव हो गया। टू प्रीपोजिशन लगाकर मैंने कॉपर को ऑब्जेक्ट बनाकर जोड़ा अल्टरनेटिव से। अब मैं क्या रिफर करना चाह रहा हूं कि जितने भी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स की हमें जरूरत है, या अल्टरनेटिव जिन ऑप्शंस को, जिन चॉइसेस को, जिन प्रोडक्ट्स को, जिन आइटम्स को, जिन थिंग्स को रिफर कर रहा है, वो थिंग्स कॉपर को रिप्लेस कर सकती है। जहां पर हम कॉपर को यूज कर सकते हैं, कॉपर को यूज न करके उन अल्टरनेटिव्स को, उन थिंग्स को, उन आइटम्स को हम वहां पर यूज कर लें। यानी कि कॉपर को रिप्लेस करके हम उन अल्टरनेटिव्स को यूज कर सकते हैं, कॉपर को सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं ये अल्टरनेटिव्स। इस तरह के मीनिंग को रिफर करना चाह रहे हैं हम टू प्रीपोजिशन लगाकर। एक सेंटेंस और लिखिए, यहां पर मैंने अल्टरनेटिव को नाउन बनाकर लिखा, अब एडजेक्टिव बनाकर लिख देता हूं। मैंने लिखा द सोलर पावर, मैंने लिखा द सोलर पावर इज अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स, अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में सारे आ जाते हैं जो जमीन से खुदाई करके निकलते हैं, अवशेषों के द्वारा जो निकलते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह सब आ गए। तो सोलर पावर इज अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। अब देखो इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद लिखा मैंने अल्टरनेटिव एडजेक्टिव के रूप में, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है। एडजेक्टिव अल्टरनेटिव हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट बन सकता है सोलर पावर का। अब मैंने लगाया टू प्रीपोजिशन, और टू प्रीपोजिशन लगाकर फॉसिल फ्यूल ऑब्जेक्ट को अल्टरनेटिव से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यही करने के लिए मैंने टू प्रीपोजिशन के बाद फॉसिल फ्यूल लिखा है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये अल्टरनेटिव एडजेक्टिव जिस भी प्रोडक्ट को, जिस भी नाउन या थिंग को रिफर कर रहा है, वो ऑप्शन हो सकती है फॉसिल फ्यूल्स का, या फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर सकती है, सब्स्टिट्यूट हो सकती है इसका। और अल्टरनेटिव रिफर क्या कर रहा है, सोलर पावर को, सोलर पावर रिप्लेस कर सकती है फॉसिल फ्यूल को, या इसका सब्स्टिट्यूट हो सकती है। कहने का मतलब है टू प्रीपोजिशन को यूज कर रहा हूं मैं सब्स्टिट्यूट को रिफर करने के लिए। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखना चाहूं तो क्या मैं दूसरे प्रीपोजिशन को नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता हूं। आई एम फ्री टू यूज other prepositions here. The solar power is alternative for reducing carbon emission. कार्बन इमिशन मतलब कार्बन का निकलना, उत्सर्जन। अब देखो मैंने फोर प्रीपोजिशन लगाया, और फोर प्रीपोजिशन लगाकर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिखा रिड्यूसिंग, जो कि वर्ब के एनजी फॉर्म है, जीरेंट है, और रिड्यूसिंग ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा है कार्बन इमिशन। यानी कि फोर प्रीपोजिशन में क्यों लगाता हूं? पर्पस को रिफर करने के लिए। अब देखो फोर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल मैं करता हूं पर्पस को रिफर करने के लिए, और अल्टरनेटिव को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट बनाकर लिख रहा हूं सोलर पावर का। अब मैं ये रिफर करना चाह रहा हूं कि जो सोलर पावर है वो भी एक अल्टरनेटिव है, वो एक ऑप्शन है, या वो एक अदर चॉइस है। और पर्पस क्या है उसके अल्टरनेटिव होने का? कि हम कार्बन इमिशन को रिड्यूस कर सकें। यानी कि कार्बन रिड्यूशन को रिड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से सोलर पावर एक है। द सोलर पावर इज अल्टरनेटिव फॉर रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। तो जैसे ही मैंने प्रीपोजिशन बदला, देख रहे हो आप सेंटेंस का मीनिंग कितना चेंज हो गया। अब एक सेंटेंस मैंने ये लिखा जो कि सबसे जरूरी सेंटेंस है, वो बात समझाने के लिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अभी तक तो बस यूं समझ लीजिए कि मैं भूमिका जमा रहा था, आपके दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को पिरो रहा था। ये सेंटेंस मैंने लिखा, द सोलर power is an alternative source of energy। ठीक है, द सोलर पावर इज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर मैंने इसके बाद लिखा है ऑब्जेक्ट एनर्जी को, और एनर्जी को जोड़ने की कोशिश की गई है सोर्स से, और सोर्स नाउन है, और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव, उससे पहले लिखा है आर्टिकल, और ये एन अल्टरनेटिव सोर्स कॉम्प्लीमेंट हो गया पूरा का पूरा किसका? सोलर पावर का। यानी कि सोलर पावर एक अल्टरनेटिव सोर्स है एनर्जी का। यानी कि ऑफ प्रीपोजिशन जो लगाया है मैंने, वो ये बताने के लिए लगाया है कि जो सोर्स की बात मैं कर रहा हूं ये
एनर्जी के साथ रिलेशनशिप में है, या इन दोनों के बीच में किसी रिलेशनशिप को रिफर करने के लिए ही मैंने ऑफ प्रीपोजिशन को लगाया है। यहाँ पर किसी रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही। अब अगर मैं ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करता हूँ रिलेशनशिप बताने के लिए, एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी के बहुत सारे सोर्स हैं, मैं उसी में से एक अल्टरनेटिव सोर्स की बात कर रहा हूँ, तो इसी मीनिंग को अगर कन्वे करने के लिए इसी कंटेक्स्ट को अगर आप अपने सेंटेंस पर यहाँ पर लगाकर देखो तो क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर, और आपने लगा दिया अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ कॉपर। तो दोनों में फर्क क्या आ गया? देखिए, जब आप लिखते हैं अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ कॉपर, तो आप ये कहते हैं कि आपने ऑफ प्रीपोजिशन लगाया कॉपर और प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए। इसका मतलब आप ये रिफर करना चाह रहे हैं कि जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं ये कॉपर के ही हैं, कॉपर से ही बने हुए हैं। कॉपर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जिनको अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स कंसीडर किया जा रहा है, यानी कि अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स कॉपर के ही हैं, कॉपर से ड्राइव किए गए हैं, कॉपर से बने हैं। लेकिन आप लिखते हैं, अगर आप लिखते हैं अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर और टू प्रीपोजिशन लगाकर, इस सिचुएशन में, इस स्ट्रक्चर में अगर आप टू लिखते हैं तो आप ये रिफर करना चाह रहे हैं कि अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे आइटम्स को रिफर कर रहा है जो कॉपर के सब्स्टिट्यूट हो सकता है, कॉपर के रिप्लेसेबल हो सकता है। तो एक तरीके से यहाँ पर ऑफ और टू लगा सकते हैं, सिंटैक्टिकली भी सही हो जाएगा, सिमेंटिकली गलत हो जाएगा। अगर आपने ऑफ लगा दिया तो आप क्या कह रहे हैं, कॉपर का प्राइस डाउन आ रहा है और कॉपर के प्रोडक्ट के ही डिमांड कम हो रही है। भाई किसी का प्राइस डाउन आएगा तो डिमांड बढ़ेगी ना, लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे। हो ये रहा है, जिसने भी बेसिक मैक्रो इकोनॉमी को समझा होगा, होता क्या है, किसी भी एक प्रोडक्ट की डिमांड, किसी भी एक प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ, अगर प्राइस कम हुआ तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। जब उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उसके जो दूसरे प्रोडक्ट हैं, दूसरे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, उनकी डिमांड कम हो जाती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं, ये जो है कोई भी कंपनी ले लो, मान लो इंडिया में दो कंपनी है, एक है सुजुकी, एक है टाटा। मैं आपसे कहूं कि सुजुकी जो कार बेचता है इंडिया में, उसका प्राइस कम हो गया। अब सुजुकी की कार का, या महिंद्रा कंसीडर कर लो, महिंद्रा है एक कंपनी, एक है टाटा। महिंद्रा की कार का प्राइस कम हो गया, महिंद्रा की कार का प्राइस कम हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो टाटा की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, लोग तो उतने ही है खरीदने वाले, 100 में से 70 लोग अब इसको खरीद रहे हैं तो इसको तो 30 ही खरीद रहे हैं अब। तो यहां पर ऑफ कॉपर कर देने से सेंटेंस का सिमेंटिक्स मीनिंग गलत हो जाएगा। टू कॉपर ही यहां पर रहना चाहिए। किरण पब्लिकेशन वाले इतना ध्यान नहीं देते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है और मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को भी फर्क पड़े। आपको उन बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक होना है। ये रहा आपके सामने सेंटेंस 65। मतलब कहने का मतलब ये समझिए ना, जब कॉपर के प्राइस डाउन आ गए, जब कॉपर के प्राइस डाउन आ गए तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, कॉपर के ही प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई। ये तो सिमेंटिकली उल्टा सिनेरियो हो गया ना। हाँ, आप ये कहें कि वो प्रोडक्ट जो कॉपर को रिप्लेस कर सकते थे उनकी डिमांड कम हो गई क्योंकि कॉपर के प्राइस कम आए। कॉपर के प्राइस कम आने से कॉपर के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई और अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की, जो कॉपर को रिप्लेस कर सकते थे, उनकी डिमांड कम हो गई। ये सिंटैक्टिकली जस्टिफाइबल है, सिमेंटिकली भी सही है। अगर आप यहाँ पर टू की जगह ऑफ लिख देते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा और मीनिंग चेंज होने से सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये हो गया आपके सामने 65। इतना ही जो है आपको लॉजिकल रहना है, अपने दिमाग का प्रयोग करना है। किसी भी बात को सही मत मानिए, कहीं पर भी लिखी हुई हो, किसी के द्वारा भी कही गई हो, चाहे मैंने क्यों ना कही हो, चाहे ब्रह्मा जी ने खुद क्यों ना कही हो, किसी भी बात को सही ना मानिए। उसी चीज को सही मानिए जो आपके दिमाग को लॉजिकल तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से सही लगे। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।